नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल SRD स्टडी सेंटर पर। मैं पिंटू कुमार आप सबके लिए लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप सबसे वादा किया गया था, आपका सोशल साइंस का पहला वीडियो अंतिम प्रहार बैच के नाम से, अंतिम प्रहार जो हमारा बैच है सोशल साइंस का, उसका पहला वीडियो लेकर आप सबके समक्ष हाजिर हूं, जो आपके आगामी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपके सपनों को साकार कराएंगे, एक महीने में आपके सपनों को हम पूरा कराएंगे, आपको टॉपर बनाएंगे। तो हमारा पहला वीडियो आज आप सबके समक्ष है। इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। 20 या उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई को आज से ही शुरू करते हैं, पूरे संकल्प और जोश जुनून के साथ, और टॉपर बनने की इच्छा शक्ति के साथ शुरू करेंगे। हम मेहनत करेंगे, साथ में आपको भी मेहनत करना है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके साथ हम लोग कमिटेड हैं संकल्प बैच के नाम से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 450 प्लस अंकों का वादा है, वो उतना हमको करके दिखाना है और आपको उतना नंबर लाना है और आपको टॉपर बनना है। और इसके लिए हमारी पूरी टीम है, हमारी अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके साथ एक महीना पूरे जोश और जुनून के साथ काम करने के लिए तैयार है। तो अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो आपको मिलेंगे और यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद हमारा आगामी जो चैप्टर है इतिहास का, उसके बारे में भी आपको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो सबसे पहले बिना समय गंवाए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे इससे लाभ उठा पाएंगे उसको आगामी परीक्षा के लिए काफी उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है या होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर है फ्रैंकफर्ट। राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पे फ्रैंकफर्ट में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। वो साल क्या था? वो साल क्या था? सन 1870। सन 1870 में, तो आप लोग याद रखेंगे वो साल था 1870 और जगह था फ्रैंकफर्ट। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, अपने पहले चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो है एकीकरण हुआ था। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का जो है वो एकीकरण हो जाता है। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है और राइट आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, तो दो क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उस देश का नाम है तुर्की। यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद आपके ऑप्शन नंबर बी में इटली है, इंग्लैंड और फ्रांस है। कई बार क्वेश्चंस में देश की राजधानियां भी पूछ ली जाती है। तो इटली की राजधानी जो है वो आपको हम बता देते हैं कि वो रोम है, आप लोग याद रखेंगे। और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, आप लोग याद रखेंगे। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कई बार आपकी परीक्षा में आपसे राजधानी भी पूछ लिया जाएगा, इसलिए हम आपको ये बता दिए हैं ऑप्शंस में कि आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप नाम की एक संस्था थी, उसका संस्थापक का नाम आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में। तो ऑप्शन नंबर ए मेजनी इसके लिए राइट आंसर है, मेजनी। यंग यूरोप के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मेजनी थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके ऑप्शन नंबर ए में है कौन? मेजनी, यंग यूरोप के संस्थापक। हम लोग 4 क्वेश्चन पे कवर कर चुके हैं, 5वें पे आते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे तो कहाँ के शासक थे, ये आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इस सवाल के लिए कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो वो थे मैसूर के शासक थे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि गैरीबाल्डी का पेशा जो था वो क्या था, वो काम क्या करता था। तो नाविक था। नाविक जो नावों को चलाता है वो गैरीबाल्डी का पेशा था, वो नाविक थे पेशे से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि पर
हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? आपसे इसका साल पूछा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 1863। 1863 वो साल था जब फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। आप लोग याद रखेंगे, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन पे हम लोग आज आ गए हैं। इतना जल्दी हम लोग 8वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 7 क्वेश्चन को कवर करके बाद 8वें पे आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन कर रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? वर्ष 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसके लिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। साल 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आप लोग याद रखेंगे, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी गणराज्य। वो एक गणराज्यिक शासन जो है फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद ऐसा शासन स्थापित किया गया था। आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 10, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए उत्तरदायी कौन था? आपके ऑप्शन 4 ऑप्शंस में से एक शख्स को चुनना है जो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। तो वो था बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या इंसान कौन था? बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण से निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इन चारों में से किसका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है? तो वो था बिस्मार्क। वो कौन थे? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए आपका राइट आंसर है। 12 क्वेश्चन 11 कवर कर चुके हैं। नंबर 12 हमारा क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के अगेंस्ट में, विरुद्ध में इनमें से कौन था? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो देश है अभी, वो इटली और जर्मनी के एकीकरण के बिल्कुल विरोध में था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ऑस्ट्रिया। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार है वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बिस्मार्क। पीछे भी आपको बताया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बिस्मार्क था, उसका वास्तुकार बिस्मार्क था, उसका कर्ता धर्ता कौन था? बिस्मार्क ही था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 है, आप लोग ध्यान देंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो किस वर्ष हुई थी? आपसे सिर्फ इस सवाल के लिए साल पूछा जा रहा है। तो उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1871। साल 1871 में होता है क्या? फ्रैंकफर्ट की संधि। 15 हमारा कह रहा है, जालवेरिन संबंधित था। जालवेरिन एक संस्था थी जो संबंधित था किस चीज से, किन से? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में थोड़े मिसमैच नजर आएंगे। तो ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, व्यापारियों से। जालवेरिन एक संस्था जो संबंधित था व्यापारियों की, यानी व्यापारियों का संस्था था, उसका नाम था जालवेरिन। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 है, जिनेवा संधि कब हुई? जिनेवा संधि कब हुआ था? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1954। साल 1954 में होता है जिनेवा संधि। और जिनेवा लोकेटेड है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड, जहाँ जिनेवा है शहर, और वहां पे संधि हुई थी, जिनेवा संधि, जिसको बोला जाता है। साल था 1954। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? उसको कौन सा पद दिया गया था काउंट काबूर को? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उसको गृह मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था उसको? गृह मंत्री। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं।
नंबर 18 है वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना का सम्मेलन कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। साल है वो 1815। 1815 में हुआ होता है क्या, वियना सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। निम्न में से किस व्यक्ति के योगदान से इटली का जो एकीकरण है वो संभव हो सका था, वो पूर्ण हो सका था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इनमें से सभी। विक्टर इनेमुअल, काउंट काउर और मेजनी, इन तीनों महान व्यक्तियों के योगदान से ही इटली का जो एकीकरण है वो संभव हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। पीछे के कई सालों से परीक्षाओं में पूछा गया ये सवाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए याद रखना है सिर्फ एक नाम, और वो थे बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या किए थे, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन सबसे पहली बार और सबसे प्रभावी तरीके से वही किए थे, बिस्मार्क ही किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन जो एक राज्य था उसका निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उस व्यक्ति का नाम है, उस राजा का, उस शासक का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, जर्मन राइन राज्य का जो है निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा चैप्टर चल रहा है, तो इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति जो राशि था उसको घटा दिया गया, कम कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, वो सम्मेलन था लॉसने सम्मेलन। लॉसने सम्मेलन में क्या होता है कि जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल जो था, हीगेल किस देश का दार्शनिक था। आपके सामने 4 देश के ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जर्मनी। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था, जर्मनी का दार्शनिक था। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था क्या, क्या चाहती थी वियना कांग्रेस, तो वो है राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। वियना कांग्रेस चाहती थी राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच चुके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो आपका साल पूछा जा रहा है, वो कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1789। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सबके लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है आज का, कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर है, कार्बोनेरी। मेजनी का संबंध था कार्बोनेरी नामक एक गुप्त संगठन था। कार्बोनेरी एक गुप्त संगठन था जिसका संस्थापक और जिसका संबंध था किससे, मेजनी से। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। जर्मनी इसका राइट आंसर है, जेना विश्वविद्यालय। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, जेना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र है, वो कहाँ स्थित है, जर्मनी में है वो जेना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोथुस का संबंध किस देश से है। कोथुस का संबंध किस देश से है, तो इसके लिए राइट आंसर है हंगरी। ऑप्शन नंबर डी। हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है हंगरी, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। आप लोग याद रखेंगे हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और हमारा सवाल था कोथुस का संबंध किस देश से है, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हंगरी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर है क्वेश्चन, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन जो पूरा सिविलाइजेशन है उसका पालना यूनान को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है और अच्छे अच्छे प्रतियोगी परीक्षा में भी ये सवाल पूछा गया है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन जो है वो कब हुआ था। तो साल था 1864। सन 1864 में प्रथम जिनेवा कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इटली के एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण जो है वो कब पूर्ण हुआ था, किस साल पूर्ण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1871। 1871 में हुआ था इटली का एकीकरण पूर्ण। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है लुईस फिलिप किस देश का शासक था। लुईस फिलिप किस देश का शासक था। तो पुर्तगाल का शासक था। लुईस फिलिप कहाँ का शासक था, पुर्तगाल का शासक था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे। नंबर 33 क्वेश्चन है निम्न में से कौन मिस्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। इन चारों देशों में कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। तो वो देश था जर्मनी। जर्मनी ऑप्शन नंबर बी मित्र राष्ट्र गुटों के जो है मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। नंबर 34 है बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। चार ऑप्शन फिर आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी एक यूरोपियन कंट्री। ऑप्शन नंबर ए है ये। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया। जो है बोहेमिया जो है वो किस देश के अधीन था। तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। अब हम लोग इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं। कह रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। सन 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। तो वो था जगह जर्मनी। 1871 में कहाँ का सम्राट बनता है, साल कौन सा है 1871। और विलियम क्या नाम है, विलियम प्रथम। कहाँ का सम्राट बनता है, जर्मनी का। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो है ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। चारों ऑप्शन ये साल बता दिया गया है। पोट्सडम की घोषणा के बाद जो देश ने आत्मसमर्पण किया था उसका नाम था जापान। आप लोग आंसर याद रखेंगे, आपका आंसर होगा जापान। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था, तो जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कह रहे कि सर्दिनिया का राजा कौन था। सर्दिनिया का राजा कौन था, तो वो थे विक्टर इमैनुअल। सर्दिनिया के राजा थे विक्टर इमैनुअल। यूरोप में राष्ट्रवाद जब आप पढ़ेंगे तो विक्टर इमैनुअल के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। काफी चर्चित और काफी प्रभावित व्यक्ति थे विक्टर इमैनुअल। आगे बढ़ते हैं, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किन किन लोगों को थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इनमें सभी मेजनी भी थे, कावूर भी थे और गैरीबाल्डी भी थे। इन तीनों ने मिलकर इटली के एकीकरण को पूर्ण किया था। इन तीनों को इटली के एकीकरण के नायक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। उनका योगदान रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 40वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। निम्नलिखित में से कौन एक जर्मनी का चांसलर था, तो था बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। 41वें पे आते हैं, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की जो क्रांति है वो किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 1821 में हुई थी नेपल्स की क्रांति। अच्छा क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति सन 1821 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडोन के युद्ध में कौन से देश की पराजय हुई थी, तो उस समय सेडोन का जो युद्ध था उसमें पराजय हुआ था किसका, फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और राजधानी आपको बता चुके हैं हम, फ्रांस का राजधानी है फ्रांस का पेरिस। आप लोग याद रखेंगे, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 43 पे, निम्न में से किसे अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू कर दिया था, तो वो थे बिस्मार्क। अभी बताया बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, जर्मनी से। और उन्होंने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा को है वो लागू कर दिए थे। और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते आगे 44 में, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना जो है वियना कांग्रेस जो है द्वारा की गई थी, तो वो थे बुर्बो वंश। बुर्बो शासक वंश की स्थापना दोबारा से फ्रांस में जो है वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए याद रखेंगे। पहुंच चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है वह किन देशों के
बीच में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रूस फ्रांस है, ऑप्शन नंबर बी रूस और इंग्लैंड है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि दो देशों के बीच हुई थी और वो दोनों देश थे रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? तो फ्रांस। उन्होंने फ्रांस को समर्थन दिया था, उन्होंने फ्रांस की तरफ से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी। कौन थे? काबुल। और साल क्या था? 1853 और 54। आगे बढ़ते हैं। नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है देखेंगे। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सा देश जो है वो तुर्की के सपोर्ट में था, समर्थन में था? तो वो था मिस्र। मिस्र, जिसको इजिप्ट भी बोला जाता है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, मिस्र को इजिप्ट भी बोला जाता है। तो उस समय जो है मिस्र जो है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में खड़ा था। हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। सेडोवा का जो युद्ध है वो किन किन दो देशों के बीच हुआ था? तो वो देश थे ऑस्ट्रिया और प्रसा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। वो दोनों देश थे ऑस्ट्रिया और प्रसा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 49 है। हंगरी की राजधानी डैश है। आप लोगों को बताए थे हम किसी क्वेश्चन में कि हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक यूरोपियन कंट्री है, एक छोटा सा देश है हंगरी, जिसकी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है हमारा, उसके ऑब्जेक्टिव का ये आखिरी क्वेश्चन है। करक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया? यंग इटली नामक एक संस्था थी, उसके संस्थापक थे कौन? मेजनी। आप लोग ध्यान रखेंगे, यंग इटली नामक संस्था के स्थापना मेजनी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए आपका राइट आंसर था। तो ये था हमारा सोशल साइंस का इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली 50 क्वेश्चन को कवर किया, डिटेल एनालाइज के साथ कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, जिससे जिनका भी आगामी एग्जाम है 2026 में क्लास 10th का बिहार बोर्ड, उनको काफी सारा इस वीडियो की मदद से मदद मिलेगी। वो अपने संकल्पों को पूरा कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, वो टॉपर बन पाएंगे। और उसकी सहायता करने के लिए हम लोग और हमारी टीम पूरी तरीके से तत्पर है। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो वीडियो का अगले वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के एक और धमाकेदार वीडियो में आपसे मिलेंगे, और हमारा अगला चैप्टर नया चैप्टर होगा, जिसमें हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद।